कहानी की शुरुआत होती है बेंडो और जिंजू की शादी से, जहां बेंडो दूल्हे की तरह मार्चिंग करता हुआ वहां पहुंचता है, जबकि जिंजू अपनी शादी के लिए बेहद एक्साइटेड होती है और अपने पिता के साथ आती है। लेकिन तभी उसके पिता अचानक ड्रेस से उलझ जाते हैं, जिसमें जिंजू लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ती है। अब बेंडो दौड़कर उसके पास आता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो? तो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं और हाथ थाम लेते हैं, और इस तरह शादी की खुशी में डूबे ये पल उनके लिए यादगार बन जाते हैं। खैर, अब बेंडो एक सेल्समैन की तरह काम करता है, जहां वो बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दवाई बेचता है, जिस वजह से उसे डॉक्टरों की हर बात माननी पड़ती है और सिर झुकाकर उनकी सेवा करनी पड़ती है। वहीं घर पर जिंजू अपने बेटे सियोजुन की जिम्मेदारी अकेले उठाती है, लेकिन सालों की मेहनत से वो अब थक चुकी है और हर दिन उसे एक बोझ सा लगता है। धीरे धीरे दोनों की शादीशुदा जिंदगी अब बेरंग और नीरस हो चुकी थी और उनके पास एक दूसरे या परिवार के लिए वक्त ही नहीं बचा था, जिस वजह से जिंजू अकेलेपन से परेशान रहने लगी थी। और फिर इसी बीच एक दिन जिंजू की माँ की मृत्यु हो जाती है और वो बेंडो की वजह से आखिरी बार अपनी माँ से मिल नहीं पाती। हालांकि बेंडो को भी इसका गहरा पछतावा होता है कि काश उसने जिंजू को उस वक्त उसकी माँ से मिलने दिया होता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन सिर्फ जिंजू ही नहीं, बल्कि बेंडो की जिंदगी में भी मुश्किलें कम नहीं होती। इस बीच हम एक दिन डॉक्टर पार्क को देखते हैं, जो एक अमीर लड़की से शादी करके माला माल हो चुका था और साथ ही वो अपनी पत्नी को धोखा देता रहता है, जिस वजह से वो हमेशा डर में रहता था कि उसका अफेयर कहीं सामने ना आ जाए। इसलिए अब वो इस काम में बेंडो की मदद लेता है, जिस वजह से बेंडो न सिर्फ उसकी मदद करता है, बल्कि वो उसका गुस्सा और बुरा व्यवहार भी चुपचाप सह लेता था। लेकिन फिर एक दिन जिंजू की एक दोस्त उसे बेंडो की एक फोटो भेजती है, जिसमें वो किसी औरत के साथ होता है, जिससे जिंजू को शक होने लगता है कि बेंडो का अफेयर चल रहा है। वो उदास हो जाती है, जबकि सच ये था कि वो औरत असल में डॉक्टर पार्क की गर्लफ्रेंड थी। अब जिंजू बेंडो को फोन करके उसे सुनाती है, जबकि बेंडो पहले से ही डॉक्टर पार्क के टॉर्चर से परेशान होता है। लेकिन वो पार्क से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी और इस काम के पैसे मिलते थे उसे। लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच इस फोटो को लेके झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये दोनों डिवोर्स का फैसला कर लेते हैं और इस तरह आखिर में इनका डिवोर्स हो जाता है, जहां ये दोनों दुखी भी होते हैं और एक दूसरे से बेहद गुस्सा भी। इस बीच वो एक दूसरे से कहते हैं कि अगर भगवान हमें दूसरा मौका भी दे तो भी हम कभी मिलना नहीं चाहेंगे। और इस तरह ये दोनों जाते जाते रास्ते में अपनी शादी की अंगूठियां फेंक देते हैं। लेकिन तभी अचानक इन्हें एक अजीब सा झटका महसूस होता है, मानो भूकंप आया हो। और फिर ये दोनों अगली सुबह 20 साल के हो चुके होते हैं, यानी एक तरह से ये दोनों अपने कॉलेज टाइम पे ट्रैवल कर जाते हैं। अब बेंडो की आंख खुलती है तो वो सीधा एक स्टोर की ओर भागता है, जहां उसे 90 के दशक की पुरानी चीजें और एक्सपायर डेट के सामान दिखता है। साथ ही उसे वो स्टोर ओनर जवान दिखती है, जिसे देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है। इसके बाद आईने में वो खुद को देखता है और समझ जाता है कि वो 1998 में पहुंच गया है। अब पहले तो ये जानकर उसे झटका लगता है, लेकिन फिर उसे खुशी होती है कि ये वही वक्त है जब वो बेफिक्र जिंदगी जीता था। फिर उसके माँ बाप आते हैं और उसे कॉलेज जाने को कहते हैं, जिसके बाद वो कॉलेज पहुंच जाता है। हालांकि अभी तक उसे समझ नहीं आता कि ये टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। वहीं दूसरी ओर जब जिंजू की आंख खुलती है तो अपनी माँ को सामने देखकर चौंक जाती है। उसे अपनी माँ को जिंदा देखकर ऐसा लगता है कि ये जैसे सब कुछ उसका सपना हो। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि वो पास्ट में आ गई है, जिस वजह से वो डरने लगती है। लेकिन अब माँ उसके सामने थी, इसलिए उनके साथ वक्त बिताकर वो इमोशनल हो उठती है। अब वो अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती रहती है और इसी बीच जब उसकी बड़ी बहन माँ पर गुस्सा करती है तो जिंजू उसे उल्टा डांट देती है, क्योंकि अब उसे पता है कि माँ कितना त्याग करती है, जबकि बच्चे सिर्फ शिकायत करते हैं। पर फिलहाल जिंजू की माँ को जिंजू का अजीब व्यवहार समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो अचानक से माँ से बहुत प्यार दिखाने लगी है, जबकि पहले वो ऐसी नहीं थी।
खैर अब आखिर माँ उसे जबरदस्ती कॉलेज भेज देती है, जिसके बाद जिंजू कॉलेज पहुंच जाती है। फिर कॉलेज में जिंजू और बेंडो का आमना सामना हो जाता है। अब दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों ही टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। यानी उन्हें लग रहा था कि सिर्फ वही अकेला टाइम ट्रैवल करके पास में आया था और दूसरे को इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। इसलिए अब दोनों ही सोचते हैं कि हम दूसरे को इग्नोर कर देंगे, जबकि असल में वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। खैर अब दोनों की मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से भी होती है। अब एक तरफ बेंडो को पहले ही दिन सीनियर से सजा मिलती है, जबकि जिंजू का सामना होता है नामगिल नाम के लड़के से। असल में नामगिल उसका सीनियर और कॉलेज का मशहूर लड़का होता है। और फिर फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि उसने जिंजू से डेट के लिए पूछा था और वो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का बेटा था। लेकिन उसी वक्त ये बात किसी को नहीं पता थी, जबकि प्रेजेंट में वो अमीर था और उसने शादी तक नहीं की थी। इसलिए अब जिंजू यही सोचती है कि शायद वो आज भी उसको प्यार करता होगा और उसे भूल ही नहीं पाया। इस तरह जिंजू कॉलेज में नामगिल को देखकर सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि मैंने इतने शानदार लड़की को छोड़कर बेंडो जैसे इंसान से शादी क्यों की। इसलिए फिर वो खुद आगे बढ़कर नामगिल से बात करने लगती है और ये देखकर पूरा कॉलेज हैरान रह जाता है, जहाँ तक कि नामगिल भी खुद को संभाल नहीं पाता और उसे यकीन नहीं होता। फिर जिंजू की दोस्त बोरम उसे बताती है कि कल ही नामगिल ने उसे डेट की पेशकश की थी, लेकिन जिंजू ने उसे वक्त मना कर दिया था, ये कहकर कि उसकी बॉडी से पसीने की गंध आ रही है। इससे सबके सामने नामगिल की बेइज्जती हो गई थी, जबकि आज वो खुद उसे मुस्कुराकर बात कर रही है। अब ये सोचकर जिंजू को खुद पर गुस्सा आता है कि कल मैंने ऐसा क्यों किया। वो सोचती है कैसे मैंने इतने अच्छे लड़के को ठुकरा दिया। दूसरी ओर जिंजू और बेंडो अपने दोस्तों को टाइम ट्रैवल की बातें बताते हैं, लेकिन उनके दोस्त उनकी बातों पर हंस देते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं होता। वहीं कॉलेज में बेंडो की नजर पड़ती है डॉक्टर पार्ट पर, जो अभी भी मेडिकल स्टूडेंट है और उसकी अमीर गर्लफ्रेंड उसके साथ है। हालांकि पार्क उसे खूबसूरत नहीं मानता और सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके पीछे पड़ा है। अब बेंडो को याद आता है कि प्रेजेंट में पार्क ने उसकी जिंदगी नर्क बनाई थी, इसलिए अब उसे अपना बदला लेने का मौका मिला है। पहले वो पार्क को धक्का मारकर माफी मांगता है और फिर कोल्ड ड्रिंक को हिलाकर उसके हाथ में पकड़ा देता है, जिससे जब पार्क उसको खोलता है तो वो पूरी कोल्ड ड्रिंक उसके चेहरे पर आ जाती है। फिर बाद में बेंडो को पता चलता है कि उसके दोस्त उसे ब्लाइंड डेट पर ले जा रहे थे। अब रेस्टोरेंट में बेंडो लड़की के ग्रुप के साथ और जिंजू लड़कियों के ग्रुप के साथ पहुंचती है और ये असल में वही ब्लाइंड डेट थी जहां उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। हमें पता चलता है कि शादी के बाद हर झगड़े में ये बहस होती थी और जिंजू कहती थी कि बेंडो ने उसे फंसाया, जबकि बेंडो कहता था कि जिंजू ने उसे पटा लिया। लेकिन सच ये था कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पर अब उन्हें मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते थे। और आज वो सोचते हैं कि जहाँ से प्यार शुरू हुआ था आज वहीं उसे खत्म कर देंगे। इसके साथ ही वो अपने दोस्तों की लव स्टोरी भी रोकना चाहते थे। अब बेंडो का दोस्त जेहू और जिंजू की दोस्त बोरम उस वक्त डेटिंग शुरू करने वाले थे, जबकि प्रेजेंट में दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। वो एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ पाए और ना ही शादी की, इसलिए अब बेंडो उनकी डेटिंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो होना है वही होता है। बोरम और जेहू फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब बेंडो जिंजू से कहता है, मैं तुमसे डेट नहीं करूंगा, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपना करियर बनाओ और मेरे जैसे इंसान से दूर रहो, वरना तुम घरेलू जिंदगी में फंसकर पछताओगी। इतना कहकर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, जबकि जिंजू को उसकी बातें अजीब लगती हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि बेंडो ने उसे कैसे ठुकरा दिया, जबकि उल्टा उसे उसको ठुकराना था। खैर अब बाहर निकलते ही बेंडो की नजर पड़ती है अपनी पहली क्रश सियंग पर, जो एक बेली डांसर है। असल में वो अभी इसी कॉलेज की थी और बेंडो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। पर अब वो कॉन्फिडेंट और मैच्योर है, इसलिए सीधा सियंग से मिलने जाता है। पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बातें शुरू करता है, लेकिन इसी बीच जिंजू उन्हें साथ देख लेती है। तब उसे याद आता है कि बेंडो अक्सर कहता था, सियंग मेरा पहला प्यार थी और कोई पहला प्यार भूलता नहीं। ये देखकर अब जिंजू वहाँ से चली जाती है और तभी उसे सड़क पर एक बच्चा दिखता है, जिससे उसे अपने बेटे सियोजुन की याद आने लगती है। वो अब रोने लगती है और भावनाओं में डूब जाती है। इसके बाद वो रोते रोते वो एक कार को टैक्सी समझकर उसमें बैठ जाती है, जबकि ये कार नामगिल की होती है, जो उसे पहचान लेता है। अब गिल सोचता है कि इसने मुझे पहले रिजेक्ट किया, फिर मेरे पास आई थी और अब ये रो रही है, आखिर ये चक्कर क्या है। खैर अब वो जिंजू को उसके घर पर छोड़ देता है, जबकि जिंजू अपने दुख में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो गिल की कार में थी।
फिर रात को ये दोनों सोचते हैं कि सुबह उठेंगे तो प्रेजेंट में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक बार फिर से पास में ही जागते हैं। जिंजू को लगता है कि बेंडो भी टाइम ट्रैवल कर चुका है, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बेंडो उसे अनदेखा करता रहता है। फिर जब बेंडो को पता चलता है कि जिंजू भी पास में है तो वो उससे मिलता है और कहता है हमें अपनी जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए और एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अब जिंजू प्रोफेसर के लेक्चर में बैठे बैठे यही सोचती रहती है, जो वो पहले नहीं कर पाई वो अब उससे पूरा करेगी। इसलिए अब वो अपने दोस्तों के साथ क्लब चली जाती है, जहाँ इत्तेफाकन बेंडो भी अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाता है। इसके बाद क्लब में दोनों का एक कपल जैसा झगड़ा होने लगता है, लेकिन तभी वो एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम माँ बाप बन चुके हैं, लेकिन फिर भी टीनेजर्स की तरह लड़ रहे हैं। अब इसी बीच डॉक्टर पार्क की नजर जिंजू पर पड़ती है, जो सोचता है कि ये लड़की कितनी भोली है, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। वहीं जिंजू भी बहुत शराब पी लेती है और नशे में बेंडो को बहुत खरी खोटी सुनाती है और साथ ही अपनी बेटी की याद में वो रो भी पड़ती है। दूसरी ओर अब बेंडो को पता चलता है कि पार्क जिंजू के पीछे पड़ा है, पर वो जानता था कि पार्क कितना कमीना इंसान है, इसलिए वो जिंजू को चेतावनी देता है कि वो पार्क से दूर रहे। फिर अगले दिन बेंडो जिंजू को चेताने के लिए कॉलेज के रेडियो रूम में ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही दोनों के बीच पति पत्नी वाला झगड़ा वापस शुरू हो जाता है। वो फिर से एक दूसरे को डिवोर्स का दोषी ठहराते हैं और इसी बीच दोनों के मुंह से उनके बेटे सियोजुन का जिक्र भी निकल पड़ता है। अब इन दोनों को पता नहीं था कि उनकी बातें रेडियो पर लाइव हो रही हैं, यानी पूरा कैंपस उनकी बातें सुन रहा होता है। इसलिए जब वो दोनों क्लासरूम में वापस लौटते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बातों पर चर्चा करते दिखते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि कौन सा कपल है जिसका डिवोर्स हो चुका है और बेटा भी है। अब कईयों को लगता है कि होगा कोई कपल जो 20 साल की उम्र में हाई स्कूल में शादी करके बैठा होगा। तभी जिंजू के दोस्त सेल को शक होता है कि ये कपल जिंजू और बेंडो ही है, क्योंकि उसने उन्हें रेडियो रूम से निकलते देखा था। अब लड़के जिंजू को दोष देते हैं कि वो बेटे की परवरिश छोड़कर टीनेजर की तरह जिंदगी जी रहा है। वहीं लड़कियां बेंडो पर इल्जाम लगाती हैं कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। लेकिन तभी बेंडो और जिंजू सबके सामने नाटक करते हैं और दोस्तों की तरह पेश आते हैं ताकि सच छुप जाए। इधर डॉक्टर पार्क जिंजू का नंबर मांगता है और क्योंकि जिंजू बेंडो से नाराज होती है, इसलिए वो बिना सोचे समझे अपना नंबर दे देती है। वहीं दूसरी ओर नामगिल जिंजू से मिलता है और उससे साफ कहता है कि उसने पहली डेट के लिए सिर्फ मजबूरी में पूछा था। वो बताता है कि उस दिन वो अपने पिता से बहुत नाराज था, इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। वो ये भी बताता है कि उसकी जिंदगी में टूटी फैमिली और अमीरी का बोझ है। अब इस बीच हिस्ट्री मेजर के सीनियर्स जूनियर्स के लिए एक टास्क रखते हैं, जो था भूतिया लाइब्रेरी से नोट लाना। तो इसके बाद सभी स्टूडेंट्स डरते डरते वापस आते हैं और हमें पता चलता है कि जब पिछली बार जिंजू लाइब्रेरी में गई थी तो काफी डर गई थी, लेकिन अब वो मैच्योर है, इसलिए उसे पता था कि ये महज सीनियर्स की शरारत है, इसलिए वो उल्टा उन्हें सबक सिखा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियां चढ़कर अपना नोट लेने जाती है, लेकिन इतने में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब वो गिरने ही वाली होती है कि तभी नामगिल उसे थाम लेता है, जिससे वो तो बच जाती है, लेकिन गिल के पैर में चोट आ जाती है, जिसके बाद जिंजू उसे आइस पैक देती है। अब गिल को भी जिंजू का बर्ताव पसंद आने लगता है। दूसरी ओर बेंडो अपनी क्रश सियोंग से मिलने जाता है, जो डांस और डाइट से तनाव में होती है, और इसी बीच में वो बेहोश हो जाती है, इसलिए बेंडो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। इधर सियोंग भी बेंडो की केयरिंग नेचर से इम्प्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। उधर बेंडो अपने पिता से सारी प्रॉपर्टी और पैसे मांगता है। वो कहता है कि वो उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि भविष्य में अमीर बन सके, क्योंकि उसे फ्यूचर की जानकारी है। लेकिन उसके पिता को लगता है कि उसका बेटा पागल हो गया है, इसलिए वो गुस्से में हथौड़ा लेकर बेंडो के पीछे दौड़ते हैं। फिर बेंडो जिंजू की माँ से मिलने जाता है, जिन्हें वो अपनी माँ की तरह प्यार करता था। प्रेजेंट में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वापस उन्हें देखकर वो इमोशनल हो उठता है। लेकिन तभी जिंजू उसे डांटती है कि मेरी माँ से दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके पास आने की। फिर दूसरे दिन कॉलेज में नामगिल जिंजू से कहता है कि उसकी चोट की जिम्मेदारी उसकी है, तो उसे साथ रहना चाहिए। इसलिए अब जिंजू उसकी देखभाल के लिए उसके साथ रहती है। फिर गिल उसे हॉस्पिटल का बहाना बनाकर मूवी डेट पर ले जाता है, पर वहाँ बेंडो भी सियोंग के साथ होता है, जो जिंजू को गिल के साथ देखकर परेशान हो जाता है। इसलिए अब वो दोनों एक दूसरे को इशारे में ताने मारते हैं,
तभी हमें पता चलता है कि इस मूवी थिएटर में ही जिंजू के पिता काम करते हैं, इसलिए बेंडो उनसे मिलते वक्त गलती से फादर इन लॉ कह देता है। उधर गिल जिंजू से खुलकर कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, जिस पर जिंजू पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर खुश होती है कि कोई उसका पहला प्यार बन सकता है। हालांकि इस बीच बेंडो और जिंजू एक दूसरे को दूर से देखकर जलन महसूस कर रहे थे। उधर कॉलेज में फेस्टिवल की तैयारी होती है, जिसमें हर डिपार्टमेंट का स्टॉल लगा होता है। इधर हम देखते हैं कि जिंजू के डिपार्टमेंट का खाने का स्टॉल होता है। फिर जिंजू देखती है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए अब जिंजू उनकी मदद करती है और सारा खाना खुद बनाती है। असल में सालों घर संभालने से वो खाना बनाने में माहिर हो गई थी। ये देखकर अब स्टूडेंट्स और नामगिल उसकी स्किल से इम्प्रेस हो जाते हैं। इधर जिंजू देखती है कि बेंडो सियंग के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है, इसलिए उसे जलन होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि बेंडो के डिपार्टमेंट वाले वाटर बलून का स्टॉल लगाते हैं, जहां वो भी सियोंग के साथ पहुंच जाता है। लेकिन तभी जिंजू भी वहां आ धमकती है, क्योंकि वो बेंडो को सबक सिखाने के मूड में होती है और उसे टारगेट बनाती है। फिर सीनियर्स मान जाते हैं और जिंजू बलून उसके चेहरे पर फेंकती है। इससे अब बेंडो की हालत खराब हो जाती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद वो गिल को जिंजू के साथ देखता है और उसकी जलन भी आसमान छूने लगती है। फिर अगले दिन एक स्टूडेंट जिंजू के पास आता है और बताता है कि कॉलेज में मिस क्वीन कॉन्टेस्ट में एक लड़की एब्सेंट है, इसलिए अब वो उसकी जगह जिंजू को हिस्सा लेने को कहता है। लेकिन जिंजू को खुद पर भरोसा ही नहीं होता। वो सोचती है, क्या मैं सुंदर हूँ? क्या मैं जीत सकती हूँ? तभी बेंडो कहता है, तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में नहीं जाना चाहिए, वरना खुद की बेइज्जती करवाओगी। लेकिन ये सुनकर जिंजू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहती है, मैं हिस्सा लूंगी और जीतूंगी भी। लेकिन उसे ये दिक्कत होती है कि उसके पास पहनने को कोई ड्रेस नहीं होती। उधर नामगिल ने जिंजू के लिए एक ड्रेस खरीदी थी गिफ्ट देने की सोचकर, लेकिन वो उसे देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पर इस बहाने मौका मिलते ही वो उसे उस ड्रेस को थमा देता है। इसके बाद जिंजू कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है, पर वो जीत तो नहीं पाती, लेकिन सब उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। इस बीच बेंडो भी उसे देखता रह जाता है और उसकी आंखें उस पर से हट नहीं पाती। फिर कॉन्टेस्ट के बाद जिंजू बॉयज रेस्टरूम में ड्रेस चेंज करने चली जाती है, लेकिन वहाँ उसे डॉक्टर पार्क की बातें सुनाई देती है। वो जिंजू को अपना टाइम पास गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा होता है और ये सुनकर गुस्से में जिंजू बाहर निकलती है। लेकिन तब तक पार्क अपने दोस्तों के साथ जा चुका होता है और वहाँ सिर्फ नामगिल खड़ा होता है। तभी इसी बीच किसी स्टूडेंट के आने की आहट होती है और गिल जिंजू को जल्दी से छुपा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि बेंडो होता है। अब उसे दोनों को साथ देखकर झटका लगता है, जिसके बाद वो गुस्से और जलन से भर उठता है। इधर जिंजू को डॉक्टर पार्क का मैसेज आता है, जो उसे मिलने बुलाता है। अब ये जानकर जिंजू फौरन बेंडो को बुलाती है और उसे सारी स्थिति बताती है। वो जानती है कि पार्क ने बेंडो के साथ बुरा बर्ताव किया था और उसे बहुत सताया था। अब जिंजू को ये भी पता चलता है कि पार्क की गर्लफ्रेंड के अलावा कई लड़कियों के साथ साथ उसका अफेयर है, इसलिए अब वो पार्क को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। इस प्लान के तहत बेंडो पार्क को बहका देता है कि जिंजू सैमसंग ग्रुप के ओनर की पोती है, और चूंकि पार्क को किसी अमीर लड़की को फंसाना था, इसलिए अब वो उल्टा उनके जाल में फंस जाता है। फिर जिंजू उसे मैसेज का जवाब देती है और उसे कॉलेज पार्टी में मिलने बुलाती है, जिसके लिए पार्क मान जाता है। इसके बाद पार्टी में दोनों साथ पहुंचते हैं, जहां जिंजू ने पहले से तैयारी कर रखी थी। असल में उसने पार्क की बाकी गर्लफ्रेंड्स को भी बुला लिया था, जिसके बाद वो पार्टी में उसकी पोल खोल देती है और उसकी सारी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अमीर गर्लफ्रेंड से उसका सारा खर्चा उठाती थी, जो अब अपना सारा सपोर्ट छोड़ देती है, जिस वजह से पार्क बेघर तक हो जाता है। खैर, अब जिंजू और बेंडो इस बारे में बात करते हैं, जहाँ बेंडो उससे कहता है कि मैंने कभी शादी में तुम्हें धोखा नहीं दिया। अब वो दोनों एक पार्क में बैठे हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी और बेटे को याद करते हैं। इसके बाद जिंजू अपने घर लौटती है, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर पार्क अपना बदला लेने और उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके पीछे लगा था। अब जिंजू घबरा कर बेंडो को कॉल करती है, लेकिन उसी वक्त बेंडो भी उसे कॉल कर रहा होता है, जिस वजह से वो कॉल नहीं लग पाती। लेकिन तभी नामगिल सही वक्त पर पहुंचता है और जिंजू को पार्क से बचा लेता है।
अब जिंजू पार्क से कहती है, सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। इसी बीच अब उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं उसका बेटा बड़ा होकर पार्क जैसा ना बन जाए। खैर अब दूसरी ओर बेंडो सियंग से मिलने जाता है, जो अपने माता पिता से झगड़कर घर से भाग आई थी। अब वो उसे समझाता है कि अपने माता पिता से बात करो, वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। तभी सियंग के पिता वहां पहुंचते हैं और उसे एहसास होता है कि उसके पिता कितना परेशान थे, जिसके बाद वो घर लौट जाती है। इस बीच जिंजू की बेस्ट फ्रेंड सुल अचानक से गायब हो जाती है। तभी उन दोनों को याद आता है कि पास में भी ऐसा हुआ था और प्रेजेंट तक उसका कुछ पता नहीं चला था। अब सब मिलकर उसे ढूंढते हैं और पता चलता है कि सुल एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। असल में सुल को पता था कि उसके माता पिता उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उसने कॉलेज छोड़कर खुद कमाना शुरू कर दिया था। अब जिंजू उसे समझाती है कि माता पिता तुम्हारे भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, यही उनकी खुशी है, ये उनका बोझ नहीं है। फिर सुल की माँ भी यही कहती है और उसकी परेशानी हल हो जाती है। इसके बाद बेंडो की मुलाकात जिंजू की माँ से होती है। असल में माँ को लगता है कि बेंडो वही लड़का है जिसके लिए जिंजू रात में रोती थी, लेकिन सच तो ये था कि जिंजू रात में अपने बेटे सियोजुन को याद करके रोती थी। अब बेंडो को एहसास हो जाता है कि जिंजू हमारे बेटे को याद करके कितना रोती है, इसलिए अब वो उसे खुश करने के लिए एक ट्रिप प्लान करता है, जिसके बाद वो सारे दोस्तों के साथ जिंजू को लेकर एक खूबसूरत जगह पर पहुंचता है, फिर जहां सभी मस्ती में डूब जाते हैं और हंसी खुशी वक्त बिताते हैं। इसी बीच सियोल नाम की लड़की नामगिल को भी इसमें इनवाइट कर लेती है, क्योंकि वो जिंजू को उसके साथ जोड़ना चाहती थी। लेकिन फिर से नामगिल और बेंडो के बीच जलन का खेल शुरू हो जाता है। अब वो दोनों जिंजू के साथ मैचिंग टी शर्ट पहनने को लेकर भिड़ जाते हैं, जिसमें से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये बात जिंजू को पता चल जाती है, जिसके बाद वो बड़ी चतुराई से दोनों को टी शर्ट पहना देती है और खुद किनारे हो जाती है। अब बेंडो का मकसद था जिंजू को उस जगह ले जाना जहां पास में वो दोनों एक साथ गए थे, क्योंकि वहां फायरफ्लाइज देखकर जिंजू उस वक्त बहुत खुश हुई थी। लेकिन इस बार वो नामगिल के साथ पहुंचती है और फायरफ्लाइज को निहारती रहती है, जिसके बाद बेंडो उन्हें साथ देखकर उदास हो जाता है। इस बीच जिंजू को भी बेंडो के साथ बिताए पुराने पल याद आते हैं और फिर आखिर में ट्रिप खत्म होने पर वो सभी कॉलेज लौट आते हैं। अब कॉलेज में जिंजू की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद बेंडो उसकी देखभाल में जुट जाता है और फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शादी के बाद भी वो जिंजू का ऐसा ही ख्याल रखता था। इधर बेंडो को डॉक्टर पार्क की एक्स गर्लफ्रेंड से पता चलता है कि पार्क ने जिंजू पर हमला किया था, इसलिए गुस्से में बेंडो सीधा पार्क के पास जाता है और उसे खूब पीटता है। फिर तभी उसे पता चलता है कि जिंजू ने उसको कॉल किया था, लेकिन वो कॉल नहीं लग पाई थी, इसलिए ये सोचकर वो बहुत दुखी होता है और सीधा जिंजू के घर पहुंचता है। फिर वहाँ वो जिंजू से माफी मांगता है और कहता है, मैं कभी तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है तो मैं साथ नहीं होता। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जिंजू की माँ की मौत के वक्त बेंडो का कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया था, जिस वजह से वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और यही कारण था कि जिंजू अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई थी। तो इस तरह अब बेंडो जिंजू से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। लेकिन तभी जिंजू की माँ आती है और बेंडो को डिनर के लिए बुलाती है। फिर डिनर के बाद पार्क में जिंजू और बेंडो अपनी शादी की परेशानियों पर बात करते हैं। जिंजू कहती है, माँ की मौत के बाद मैं अकेली और दुखी रहती थी, तुम कभी मेरे दुख में साथ नहीं थे। तो बेंडो कहता है, मैं भी माँ की मौत से टूट गया था, लेकिन आदमी हूँ इसलिए अपने आंसू छुपाता था ताकि तुम और दुखी ना हो। यानी उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से छुपाते थे। खैर अब अगले दिन कॉलेज में सियंग बेंडो से मिलती है। वो अब तक समझ चुकी होती है कि बेंडो का प्यार जिंजू के लिए है और सिर्फ केयर उसके लिए है। इसके बाद बेंडो को लगता है कि उनके टाइम ट्रैवल की वजह असल में उनकी वेडिंग रिंग भी हो सकती है, इसलिए अब वो दुकान पर जाकर वापस से वही रिंग खरीदता है जो उसने पास में खरीदी थी। इसके बाद वो खुशी खुशी जिंजू के घर जाता है, लेकिन जिंजू को माँ के साथ खुश देखकर वो वापस लौट जाता है। अब जिंजू माँ के साथ थी कि तभी उसे नशे में धुत एक आदमी दिखता है। वो उससे परिवार की जिम्मेदारी उठाने की बात करता है, जिससे जिंजू को बेंडो की मेहनत का एहसास हो जाता है। फिर वो रोते हुए बेंडो को कॉल करती है और कहती है, तुम कहाँ हो? मैं रो रही हूँ, क्या मैं अकेली ही रोती रहूं? तो बेंडो कहता है, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ।
इसके बाद जिंजू सड़क पर उसका इंतजार करती है कि तभी एक बच्चे को कार से बचाने के चक्कर में वो खुद कार के सामने आ जाती है। लेकिन इतने में बेंडो सही वक्त पर पहुंचकर उसे धक्का देता है और बच्चे को भी बचा लेता है। पर इन सब में वो खुद एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और फिर उसके घायल होने से जिंजू उसे पकड़कर रोने लगती है। तभी नामगिल ये सब देख लेता है और उसे एहसास होता है कि जिंजू बेंडो से कितना प्यार करती है। इसके बाद वो फौरन एम्बुलेंस बुलाता है और बेंडो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर बेंडो की सर्जरी की जाती है, लेकिन जिंजू उसे नहीं मिल पाती। अब जिंजू को पता चलता है कि बेंडो जानबूझकर उससे दूर रह रहा है, जिस वजह से वो उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बेंडो कहता है, तुम माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई थी मेरी वजह से, इसलिए अब तुम माँ के साथ खुश रहो। तो मैं अपनी फैमिली से दूर हो रहा हूँ ताकि तुम हमेशा खुश रह सको। तभी नामगिल जिंजू से मिलने आता है और आखिरी विदा के तौर पर वक्त बिताता है। तभी जिंजू उसे ठीक से समझाती है पेरेंट्स और बच्चों की परेशानियों के बारे में। असल में गिल अपने माता पिता के तलाक के बाद खुद को अकेला महसूस करता था, हालांकि उसकी सौतेली माँ उससे बहुत प्यार करती थी। अब जिंजू को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसका लिखा लेटर पढ़ लिया था। साथ ही उसकी माँ जान चुकी थी कि वो फ्यूचर से आई है, इसलिए वो कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो बेटा और अपने बेटे के पास लौट जाओ, क्योंकि दुनिया में कोई भी माँ अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, जबकि तुम बिना माँ के रह सकती हो। वही दूसरी ओर बेंडो अपने दोस्तों से बात करता है, जो कहते हैं कि हम जानते हैं तुम जिंजू से कितना प्यार करते हो, फिर उसे छुपाने की जरूरत क्या है। अब बेंडो को एहसास होता है कि उसकी और जिंजू की खुशी उनके बेटे में है, इसलिए अब वो जिंजू से मिलने जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और फिर उस वेडिंग रिंग को पहनकर अपने टाइम में लौटने की कोशिश करते हैं। और तभी वो दोनों अपने समय में वापस पहुंच जाते हैं, जहां उनका डिवोर्स नहीं हुआ होता। फिर वो बेटे के साथ खुद को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर बच्चे की तरह रोते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे के साथ अपनी सास से मिलने जाती है, जहां बेंडो को पता चलता है कि उसके माता पिता उसकी सलाह से उस जगह में इन्वेस्ट करके अमीर हो गए हैं। इसके बाद जिंजू और बेंडो खुश होते हैं कि बेंडो अब एक धनी परिवार का हिस्सा है। वही दूसरी ओर बोरम और जेहू का भविष्य में पैचअप हो जाता है और वो शादी की तैयारी करने लगते हैं। और प्रेजेंट में बोरम ने जेहू से इसलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि उसे पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन अब जेहू को ये बात मंजूर थी क्योंकि उसे सिर्फ बोरम से प्यार था। इधर डॉक्टर पार्क देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को एक प्यार करने वाला पति मिल गया है। हालांकि वो सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सच्चा प्यार मिल जाता है। इस तरह आखिर में सब कुछ सुलझ जाता है और हर कोई खुशहाल हो जाता है। इसके बाद जिंजू और बेंडो अपने बेटे के साथ समय बिताते हैं। वहीं नामगिल भी इस बार शादीशुदा था और उसका भी एक बेटा है और वो भी अपनी जिंदगी में संतुष्ट है। ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि जिंजू ने उसको आखिरी वक्त पर काफी कुछ समझाया था, जिस वजह से वो डिप्रेशन से बाहर आ गया होगा। फिर आखिर में हमें पता चलता है कि टाइम ट्रैवल की वजह असल में वो वेडिंग रिंग थी, जो कि हेवन की रिंग थी, यानी जो भी उस रिंग से मनोकामना मांगता था वो पूरी हो जाती थी। तो इस तरह उनकी फैमिली पूरी हो जाती है और इस ड्रामा की खुशहाल एंडिंग भी। तो दोस्तों, आपको ये कोरियन ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले ऐसे ही ड्रामा सीरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।